गुड मॉर्निंग बच्चों आज की क्लास में हम हमारे अध्याय भूगोल के पाठ 1 संसाधन एवं विकास के अंतर्गत संसाधनों के प्रकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। संसाधन आप लोग सब समझ ही गए होंगे क्या होता है कि प्रत्येक वह वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और जिनके लिए हमारे पास पर्याप्त तकनीक उपलब्ध है और जिसको सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त है वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। फिर हमने लास्ट वीडियो में जो पिछली बार हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने क्या अध्ययन किया था, उसमें हमने उसका वर्गीकरण भी किया था। उसी वर्गीकरण के आधार पर आज हम इसके प्रकारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो बेटा, संसाधन को मुख्य तौर पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? एक उत्पत्ति के आधार पर, एक समाप्यता के आधार पर, एक स्वामित्व के आधार पर और एक विकास के आधार पर। 4 भाग कौन से हो गए? उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व और विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति क्या होती है? जो उसकी पैदाइश होती है, जो उसका उत्पन्न होना होता है कि वो कैसे उत्पन्न हुआ है, वो क्या कहलाती है? उत्पत्ति कहलाती है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जैव और अजैव। अब देखो, जैव और अजैव क्या है? जैव, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, जैव यानी जीवन। वह चीज़ जिसके अंदर जीवन हो वो क्या कहलाती है? जैव संसाधन कहलाती है। सजीव जो होते हैं ना वो जैव कहलाते हैं, जैसे कि वनस्पति, पशु पक्षी, मनुष्य इत्यादि क्या है? जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन क्या होते हैं? अजैव संसाधन का अर्थ होता है वह वस्तु जिसके अंदर जीवन नहीं होता है परंतु मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं और मानव जीवन को सुविधापूर्ण या उपयोगी बनाने में सहायक होते हैं। जैसे कि खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ क्या है? अजैव संसाधन है, उनमें कोई जीवन नहीं होता, बल्कि जब वो निकलते हैं कच्चे रूप में या खान से या धरती से हमें खोद कर जब हम उनको निकालते हैं तो उसे हम तकनीक लगाकर अपने उपयोग में लाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद है समाप्यता के आधार पर, मतलब उसकी एज कितनी है, अगर वो समाप्त हो सकती है या पुनः बन सकती है तो ये कैसे होता है, क्या होता है? तो ये इसके आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? नवीकरण और अनवीकरण, जो कि हमने वर्गीकरण में पढ़ा था। अब देखिए नवीकरण क्या होता है। नवीकरण का अर्थ होता है वे संसाधन जिन्हें हम एक बार यूज कर लेते हैं और पुनः वो नवीनीकृत हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं? नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। मतलब बहुत समय तो लगता है पर बहुत ज़्यादा समय लगता है, हमारे मनुष्य जीवन में वो पुनः बन जाते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हुई, सौर ऊर्जा हुई या जल से जो बिजली प्राप्त होती है वो है, वो क्या है? नवीकरण संसाधन है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात अगर वो खत्म होती हैं तो उन्हें पुनः अब जैसे सौर ऊर्जा के हम लोग बल्ब वगैरह लगाते हैं या कुकर वगैरह है, वो हम सूरज रोज निकलता है, वो अगर बैटरी डिस्चार्ज होती है हम उसको चार्ज कर लेते हैं, नवीनीकृत हो गई। तो ये कौन से? जिनको पुनः बनाया जा सके तुरंत, मतलब जल्दी ही, जिनको पुनः बनाकर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है या मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, वो कहते हैं नवीकरण कहते हैं। अनवीकरण कौन से होते हैं? अनवीकरण का अर्थ होता है कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुओं का भी यूज़ करता है जिन्हें एक बार यूज़ में लेने के बाद पुनः चक्रण या तो पुनः चक्रित नहीं होती हैं और या अगर पुनः चक्रित होती हैं तो उसको पुनः चक्रित होने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। एक मनुष्य जीवन उसके लिए कम पड़ता है। इसमें क्या चीज़ आती है? इसमें पेट्रोल, ईंधन इत्यादि आता है। तो आपको समझ में आ रहा है, इसके उदाहरण भी समझ में आ रहे हैं। जब आप अपनी कॉपी पे अगर इसका चार्ट बना के समझोगे बच्चों तो बहुत ईजी रूप में आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल उत्पत्ति के आधार पर, फिर जैव अजैव और जैव अजैव में भी आगे आप कर सकते हो यहाँ सजीव या निर्जीव लिख के और फिर इनके उदाहरण लिख लो। नवीकरण और अनवीकरण में आप इस तरीके से बना सकते हो, आगे आपका चार्ट बनता चला जाएगा। अच्छा, ये 2 आपके अधिकार हो गए, उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि बेटे ज्योग्राफी में या तो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या फिर निबंधात्मक आते हैं। निबंधात्मक वाला 4 नंबर या 5 नंबर वाला जो आते हैं, तो जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है उसमें ऐसा हो सकता है कि आपसे केवल संसाधनों के प्रकार पूछ रहा हो। तो जब वो प्रकार पूछ रहा है तो हमें केवल इनके पॉइंट लिख के और इनके ये बातें लिख के ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर वो 4 या 5 नंबर का आपका प्रश्न नंबर आता है तो आपको संसाधनों के प्रकार
लिखकर इनके भी जो आगे डिवाइडेशन है उसको करके और उनकी डिटेल लिखनी होती है। लेकिन अक्सर क्या होता है, प्रश्न आ जाता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कैसे बांटा जाता है, और आप वहाँ पे लिखे आते हो नवीनीकरण अनवीनीकरण। तो ऐसा नहीं करना है, हमको याद रखना है उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव है, समाप्यता के आधार पर नवीकरण अनवीनीकरण है, स्वामित्व के आधार पर जो है जो भी है वो है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन। अब स्वामित्व क्या होता है? स्वामित्व का अर्थ होता है किसी वस्तु पर हक। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है तो मेरा इस मार्कर पे क्या हक है, कितना हक है, क्या मेरा अकेले का हक है, क्या क्लास में जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर केवल एक स्टूडेंट का हक होता है। तो हमें ये समझना है कि जो संसाधन हमारे लिए उपलब्ध है प्रकृति में, जो संसाधन है उनका हम किस प्रकार यूज़ करते हैं। तो स्वामित्व यानी हक के आधार पर, अधिकार के आधार पर संसाधनों का विभाजन किया गया है। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम इनको पढ़ेंगे। व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन बच्चों वह होते हैं, वह वस्तु या वह क्षेत्र जिसमें किसी एक निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो, वो व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जिससे आपका घर है और उसका जो पट्टा रजिस्ट्री है वो आपके नाम है, तो वो आपका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। आपका अपना 2 बीघे का खेत है तो वो आपका अपना व्यक्तिगत संसाधन हो गया, उसका यूज़ आप कर रहे हैं। बहुत से पिक्चरों में, बहुत से सीरियल्स में हम देखते थे कि गाँव के कुएँ वगैरह होते थे, वो भी जमींदारों के व्यक्तिगत होते थे, पर वो गलत था। तो हम व्यक्तिगत संसाधन से क्या समझ रहे हैं? वह वस्तु जिसपे किसी एक व्यक्ति का या एक संस्था का हक हो, वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं और उसको अपने निजी ही हित में कार्य में ले सकता है। उसकी अगर वो न चाहे तो दूसरों को यूज़ करने देगा, नहीं चाहेगा तो वो दूसरों को यूज़ नहीं करने देगा। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। प्रकृति या मानव के द्वारा कुछ ऐसे संसाधनों का निर्माण किया जाता है जो संपूर्ण समुदाय के लिए होते हैं। वे संसाधन कौन से होते हैं? आप दिमाग लगाओ, देखो, सोचो कौन से होते हैं। हाँ, वे संसाधन होते हैं जैसे शमशान भूमि है, बाग बगीचे हैं, मंदिर है, विद्यालय है। ये क्या है? संपूर्ण समुदाय के लिए पूरी। ऐसा तो नहीं है कोई मंदिर है जिसमें केवल ब्राह्मण ही जा सकते हैं, या जिसमें एक ही परिवार के लोग जा सकते हैं, या मृत्यु होने पर केवल उसी समाज के लोग को वहाँ जलाया जाता है। ऐसा कभी है क्या? नहीं। सामुदायिक, इन सब का यूज़ सामुदाय के रूप में किया जाता है। सामुदायिक यूज़ है, सभी इसका यूज़ कर सकते हैं। राष्ट्रीय संसाधन वे होते हैं जो किसी एक देश की सीमा के अंतर्गत आते हैं और समुद्री क्षेत्र में लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तक की जो भी संसाधन पाए जाते हैं। समुद्र में कौन से संसाधन पाए जाएंगे? तेल के कुएं वगैरह पाए जाते हैं ना, तो इस प्रकार के जो संसाधन पाए जाते हैं वो उसी राष्ट्र के माने जाते हैं। मतलब एक सीमा के अंतर्गत जो राष्ट्र है उसमें पाए जाने वाले समस्त संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये वे संसाधन है जिस पर किसी एक देश का अधिकार न होकर संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है। अब ये वाले कहाँ पाए जाएंगे? जैसे अब भारत की सीमा खत्म हुई तो पाकिस्तान की शुरू हो गई, पाकिस्तान की खत्म हुई तो अफगानिस्तान की शुरू हो गई, इधर चाइना की नेपाल की खत्म हुई, चाइना की शुरू हो गई। तो मतलब ऐसे क्या है? तो इसमें यह है कि जो तट सीमा होती है, तट समझते हो ना, किनारे की जो सीमा होती है, उसके पश्चात 300 किलोमीटर के बाहर की जो क्षेत्र होता है, अगर वहाँ पर हमें कोई संसाधन प्राप्त होता है, तट सीमा के पश्चात 300 किलोमीटर के अंतर्गत अगर कोई संसाधन प्राप्त होता है तो वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है और उस पर किसी एक देश का कोई स्वामित्व नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा उसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी हमको समझ में आ गया होगा कि संसाधन स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसके पश्चात होता है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। देखो, उत्पत्ति और समाप्ति के आधार पर इन दोनों पे 2-2 भागों में बांटा गया था, लेकिन ये 2 है स्वामित्व और विकास के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ये आपको समझने का विषय है। यहाँ पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित आते हैं। संभावी संसाधन का अर्थ होता है कि वे संसाधन जिसमें संभावनाएं हैं, मतलब हमने उनका यूज़ किया है, मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करी है, परंतु उसमें और भी बहुत सी संभावनाएं मौजूद है। इसको यूज़ करने के पश्चात अन्य बहुत सी संभावनाएं मौजूद है। और हम आपको, जैसे कि आप हो, आपने पढ़ाई करी सपोज करो, आपने आप किसी भी पासबुक से या 1 वीक सीरीज से या बुक से या टीचर से कैसी पढ़ाई करी,
अब आप 80% मार्क्स लिया है, लेकिन संभावना है कि आप 90% भी ला सकते हो, यानी आपके अंदर ज्ञान कुछ 10% और है। आप 90% लिया तो संभावना है आप 100% भी ला। हाँ, 100% जब आ गया उसके बाद कोई संभावना नहीं है 101% नहीं होगा, है ना। तो संभावना है। तो संभावित संसाधन कौन से होते हैं कि जिन संसाधनों का हम अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं लेकिन इनमें और भी विस्तार होने की संभावनाएं हैं। जैसे कौन से मान सकते हैं हम, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनमें क्या है हम अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक हमें इनका यूज़ करना चाहिए। इसमें और संभावनाएं भी व्यक्त की जा सकती है और संभावनाओं को हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन का अर्थ होता है कि हमें पता है, जैसे अभी सपोज करो ये एक खान है, इस खान के अंदर 1000 टन लोहा है, तो हमें पता है हमने इसका 1000 टन लोहा निकाल लिया। अब हम इसकी संभावना कितनी थी, 1000 टन लोहे की थी और हमने इसकी 1000 टन लोहा निकाल लिया, यानी ये अपने पूर्णतः विकास हो चुका। विकसित संसाधन कौन से हुए, ये भी संसाधन होते हैं जहाँ पर पर्याप्त तकनीक और विवेक के द्वारा जिसका संपूर्ण दोहन कर लिया जाता है और पूर्ण रूप से इनको विकसित कर दिया जाता है। तो ये कौन से विकसित संसाधन है। भंडार। भंडार का अर्थ होता है कि कुछ संसाधन हमारे पास मतलब विश्व में ऐसे हैं या देश में ऐसे होते हैं जिनका हमारे पास अथाह भंडार है, लेकिन हमारे पास उनको यूज़ करने की टेक्निक नहीं है। जैसे कि ज्ञान का भंडार आप सभी के अंदर अथाह होता है, परंतु आप उस पर टेक्निक नहीं लगाते हो और आपने स्टडी नहीं करते हो। ऐसे ही बहुत आप उसको समझने के लिए देखो, जल बनाना। जल कैसे बनता है आपको पता है, H2+O से बनता है, ये आप लोग पढ़ते हो साइंस में, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु। अब अगर उस हाइड्रोजन के अणु को यूज़ करना हमें आता है तो हम पानी भी बना सकते हैं, परंतु वो टेक्निक अभी तक हमारे पास नहीं आई है। तो यानी भंडार बहुत है लेकिन टेक्निक के अभाव में वो भंडार क्या है, सिर्फ भंडार है। इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सी खोजें बाकी हैं, बहुत से रिसर्च अभी बाकी हैं, तो संभावना है कि उसमें भंडार है लेकिन उस पर रिसर्च बाकी है, टेक्निक की आवश्यकता है। फिर है संचित। संचित का अर्थ है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद भविष्य के लिए उसको संचित कर देता है। जैसे जल इत्यादि क्या है, संचित संसाधन में भी आ जाता है कि मनुष्य वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति करके सतत आगे तक सतत के रूप में चल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है संसाधनों का विकास। तो बेटा ये जो संसाधन हमने अभी पढ़े हैं, चारों पढ़े हैं, इन चारों का विकास कभी कभी क्या होता है, मानव अपने स्वार्थवश, अपने लालचवश या कोई सरकार अपने लालचवश कुछ ऐसी नीतियों का निर्माण करती है कि इन संसाधनों पर किसी एक का या किसी एक परिवार का या किसी एक सार्वजनिक स्थल का या किसी एक कंपनी का ही एक निजी स्वामित्व रह जाता है और जो जिनको ज़रूरत होती है वहाँ तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पर विकास होना चाहिए। देखो, संसाधनों के विकास के लिए एक सतत पोषणीय शब्द आपके उसमें आएगा। सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ होता है, सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है मनुष्य अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करके भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए उस चीज़ को बचा कर रखे। तो सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि जो हमारे संसाधन हैं उनको हम यूज़ करें लेकिन आने वाली पीढ़ियों के साथ कोई गलत ना हो, उनके लिए भी वो आवश्यकताएं बची रहें। इसके लिए विश्व के सभी देशों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जो रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन का 1992 में आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था कि सभी देश मिलजुल कर कुछ ऐसे कार्य करें कि पृथ्वी की जो उर्वरक क्षमता है, मतलब उर्वरक क्षमता पृथ्वी से जो संसाधनों की प्राप्ति हो रही है उन संसाधनों का डिवाइडेशन ऐसा हो कि सभी के साथ समानता का व्यवहार हो और सभी उन संसाधनों का यूज़ कर सकें। इसके अंतर्गत एक एजेंडा तैयार करना था, जो देश शामिल थे इसमें, उसमें उनको एजेंडा तैयार करना। एजेंडा एक तरह की कार्यसूची है कि उन संसाधनों का यूज़ करने के लिए आप किस प्रकार का कार्य करते हो, आपकी क्या योजनाएं हैं कि आने वाले समय में 2025, 2020, 2025 तक का आपका क्या टारगेट है कि आप कितने इसका बिल्कुल उद्देश्य यही था कि सभी के लिए समानता, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति, सभी देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति का पूर्णतः ध्यान रखा जाए और अपने अपने देश का एजेंडा तैयार किया जाए, है ना। उस एजेंडे को तैयार करके पृथ्वी शिखर सम्मेलन को सफल किया गया और उसी के आधार पर सभी देशों ने अपनी अपनी नीतियाँ बनाई ताकि प्रकृति में उपलब्ध सभी संसाधनों का सभी मनुष्य अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ही कुछ कर्मों के कारण, है ना, हमारे ही कुछ कर्मों के कारण हमें कोरोना महामारी जैसे आपदा का
सामना करना पड़ा है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भी पर्यावरण संरक्षण पे ध्यान देना चाहिए। तो बेटा आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे आगे जो भूमि निम्नीकरण वगैरह भूमि के बारे में है वो सब चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए हमारा इतने टॉपिक काफ़ी है। आपका जो होमवर्क बनता है वो होमवर्क बनता है कि संसाधनों के प्रकार पर प्रकाश डालिए। अगर आप पूरे का एक साथ डाल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, चार्ट बनाइएगा और पढ़िएगा, याद करिए। बाकी प्रश्न मैं आपके वीडियो में लिखकर भेज दूँगी। ठीक है, दैट्स ऑल बेटा।